First of all, you need to confirm whether things are fine. Sound and screen. In case दोनों क्लियर हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. ओके, थैंक यू देन. हम लोग SHM पढ़ रहे हैं. गुड. सो SHM को आगे ले चलते हैं और ये लास्ट लेक्चर होगा, इसमें हम लोग कंप्लीट कर देंगे. कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कवर अप करना है. इससे पहले आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो SHM से रिलेटेड. अगर मैं शॉर्ट में रिकलेक्ट करूं तो कुछ ऐसा था कि whenever the force comes as minus kx, that become SHM. So this implies x is equal to a sin omega t plus 5, where omega is a frequency, angular frequency you call it, and that is under root k by m. Then यहाँ से टाइम पीरियड वो सब निकल करके आता है. x निकल करके आ जाता है तो इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एवरीथिंग यू नो, फोर्स पता है. एंड मोर ओवर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हो, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना आपको आता है, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना आपको आता है. ये इसके सारे इस मोशन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आता है. मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा तो मास इनटू वेलोसिटी बता देंगे. एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. पॉइंट इसकी जितना भी आपने मैकेनिक्स से पढ़ा हुआ है सारा कुछ वहाँ पे निकाला जा सकता है. एंड देन आफ्टर अपने टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने की कुछ स्ट्रेटजीज बनाएंगे. लाइक कि फोर्स पता होगा तो फोर्स मेथड यूज करेंगे, एनर्जी मेथड भी यूज कर लेते हैं. टॉर्क के बारे में बात किया कि सिमिलर टाइप की सिचुएशन आती है अगर ये के थीटा के बराबर हो जाता है तो इस इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लेते हैं. थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन और कॉस ओमेगा टी प्लस 5. अगेन ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा होता है. फिर आपने फिजिकल पेंडुलम के बारे में पढ़ा कि फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है. फिजिकल पेंडुलम ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली याद रखते हैं फॉर्मूला, इसलिए मैं फॉर्मूला रिकॉल करा रहा हूँ. T is equal to twice pi under root I about the axis divided by mgd. D used to be the distance of center of mass from the hinged location. इसके बाद आपने एक सिमिलर टाइप का केस देखा था जिसमें ट्विस्टिंग या फिर टॉर्शनल केस देखा. तो टॉर्शनल केस के लिए भी आपने टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया. टॉर्शनल पेंडुलम. साथ ही साथ आपने स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस को भी देखा हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जो वेरियस चैप्टर से लिंक करते हैं. इसके बाद हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो कुछ वेरिएशंस हैं इसी में. ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, इसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ डैम्पिंग होगी तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और मोर देन वन SHM को टुगेदर कैसे डील करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ये पूरा चैप्टर के बारे में ब्रीफ है. आगे बढ़ने से पहले एक एग्जांपल जरूर करा देते हैं. एक अच्छे एग्जांपल भी है और आपने जितना पढ़ा है वो यूज भी हो जाएगा. ऐसा बोलता है कि फाइंड टाइम पीरियड, ऐसा लिख देते हैं. फाइंड से स्टार्ट करते हैं, लिख दिया. फाइंड टाइम पीरियड इफ a small solid sphere of radius r is slightly disturbed inside a large fixed hollow sphere of radius another. उसकी कोई दूसरी रेडियस दी होगी, रेडियस r, और ये आपको मान के चलना कि वो प्योर रोलिंग करता है. गिवन दैट मोशन रिमेन्स प्योर रोलिंग. रोलिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन क्या हुआ है और उसी से रिलेटेड ये छोटा सा क्वेश्चन है. ऐसा बोलता है कि एक हॉलो स्फीयर है, ये उसका स्फेरिकल जैसा सरफेस है, पूरा बना के दे सकता है या फिर उसका पार्ट बना के दे सकता है, चलेगा.
और इसके इनसाइड में एक छोटा सा स्फीयर है। ये जो बड़ा वाला स्फीयर है ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता, इसकी रेडियस आर दे रखी है। ये छोटा सा सॉलिड स्फीयर है, इसको आप डिस्टर्ब करते हो स्लाइटली, मे बी लाइक दिस, और रिलीज करोगे तो आप पाओगे कि ये इधर जाएगा और ये ऑसिलेशन करेगा, एसएचएम करेगा और रोलिंग के साथ करेगा। आपसे पूछते हैं कि बताइए इसका टाइम पीरियड क्या है। so अपने को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है स्मॉल ऑसिलेशन के लिए। स्मॉल स्लाइटली डिस्टर्ब किया गया, एक मिनट में देता हूँ, ट्राई कर लीजिए, इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये जनरल इक्वेशन, जनरल लोकेशन आप ड्रॉ कर लोगे, इसका एक सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ये इसका इनिशियल पोजीशन था। आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि ये थीटा एंगल से इसको डिस्टर्ब किया गया, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो अगर टॉर्क मेथड से जाना है तो, और फोर्स मेथड से जाना है तो फोर्स कैलकुलेट कीजिए। आई मीन और एनर्जी मेथड के लिए आपको एनर्जी कैलकुलेट करना होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, सो जस्ट मेक द इक्वेशन इफ यू कैन, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलेगा, तो मैं आपको इक्वेशन बनाना स्टार्ट करता हूँ और अब मैच करना है कि उसी से सिमिलर टाइप इक्वेशन आपने बनाया नहीं। एनर्जी मेथड इज गोइंग टू बी अप्रोप्रिएट, सो आप एनर्जी मेथड यूज कर सकते हो। बेसिकली इक्वेशन इसलिए पिक किया कि मैं आपको एक दूसरा और भी मेथड बता दूंगा जिससे आपको इजिली भी कैलकुलेट हो जाएगा और करेक्टली भी कैलकुलेट हो जाएगा और आपको लिंक करने में आसानी भी होगी। सो अगर एनर्जी मेथड हम लोग यूज करते हैं तो किसी जनरल पोजीशन में पकड़ते हैं। जब कभी हम लोग एनर्जी मेथड यूज करते हैं तो जनरल पोजीशन लेते हैं और एज्यूम करते हैं कि इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी और ये थीटा है। तो जनरल लोकेशन को आपको चूज करना होता है। सो टोटल एनर्जी में आपके पास आएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स व्हाट इट इज। काइनेटिक कितना हो जाएगा, सॉलिड बॉडी है, स्फीयर है, रोल कर रहा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 7/10 mv², जिसमें ओमेगा का रोल इंक्लूड हो गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी में आप पाओगे कि ये किसी एक लेवल तक राइज किया होगा, तो ये जो पुराने लेवल से हाइट गया है इस हाइट को निकालना होगा आपको। ये हाइट निकाल सकते हो क्योंकि ये सेंटर से इसकी सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वो r-r होगी। तो क्या हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि h की जो वैल्यू रहने वाली है इसको mgh लिख सकते हैं, mgh, दैट्स ऑल, वेयर h इज गोइंग टू बी इक्वल टू r-r in bracket 1 minus cos theta. Yes, you remember that thing, so that's good. r-r 1 minus cos theta, तो यहाँ से h निकल के आ जाएगा। अब देखो ये थीटा के टर्म में आ रहा है और ये v के टर्म में आ रहा है, सो डिफरेंशिएट करोगे तो ये d थीटा बाई dt लेके जाएगा। फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको थीटा को लिख लेना चाहिए। सो ये जो थीटा है बहुत छोटा है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको आप चाहो तो x के बराबर एज्यूम कर सकते हो, रफली x। अगर ये x रहा होगा तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो थीटा होगा या फिर x होगा, x को हम लिख सकते हैं r-r इंटू थीटा, रेडियस इंटू थीटा इज आर्क लेंथ, यस। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू आप कैच कर सकते हो। थीटा इज गोइंग टू बी रिटन एज x डिवाइड बाई r-r। अच्छा, ये cos थीटा है, फिर आपको पता होता है कि थीटा बहुत छोटा है तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो उस तरह से आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हो।
एक अप्रोक्सीमेशन लगा लो, cos थीटा का अप्रोक्सीमेशन फॉर स्मॉल थीटा, वो हम लोग जानते हैं, फॉर स्मॉल थीटा cos theta can be written as approximately 1 minus theta square by 2. So जैसे आप cos थीटा को 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 रखोगे और थीटा को ये प्लेस करोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो ये आप एनर्जी मेथड यूज कर सकते हो और इससे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका एक अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है, उस पर मैं थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट ले लेता हूँ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और ये तरीका भी आपके पास काफी अच्छा है। दूसरा तरीका, इसको आप कैसे लिंक कर सकते हो, आपका विजुअलाइजेशन कैसे चेंज किया जा सकता है। आपने अगर इसको देखना है कि ये ब्लॉक कैसे, ये जो स्फीयर है वो कैसे रोल कर रहा है, ये अल्टरनेट मेथड में दूसरे पेज पे बताता हूँ थोड़ा डिटेल पे। ये आपने नोट कर लिया होगा, आप चाहो तो इसको इसे प्लेस करके डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल सकते हो। इट विल टेक अ मिनट, यू कैन गेट योर आंसर। और मेथड यहाँ पे यूज कर देता हूँ, उसी पिक्चर को मैं रीड्रॉ कर देता हूँ। और किसी सिचुएशन पर आप इसको देखिएगा कि आपका स्फीयर यहाँ पर है और ये स्फीयर रोल कर रहा है। इसके सेंटर को अगर बिगर के सेंटर से मिलाएंगे तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, बिगर का सेंटर इनिशियली, या फिर इसका जो मेन पोजीशन रहेगा वो यहाँ कहीं रहेगा। और ये ब्लॉक जो चलेगा वो ये जो स्फीयर चलेगा वो उसका सेंटर को हम लोग मेजर करेंगे। नाउ अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पर्टिकुलर थीटा के लिए, ये जो स्फीयर होगा वो इस इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहा होगा, जो इस इंक्लाइंड प्लेन को ये ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन से दिखाया गया है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। जैसे ही इंस्टेंट बदलेगा, थीटा बदलेगा, तो इंक्लिनेशन बदलेगा। और अगर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लिया तो इस एंगल को मेजर किया जा सकता है, ये एंगल। आप पाओगे कि ये जो एंगल है ये थीटा के बराबर आ जाएगा। कैसे थीटा के बराबर आएगा? छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री है, उसको आप यूज कर सकते हो। और उसके लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि इसको आगे बढ़ा दिया अगर आपने, तो यहाँ पर ये 90 जा रहा था तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो फिर इसको थीटा होना पड़ेगा। बेसिकली ये थीटा एंगल बनेगा। नाउ आप जानते हो कि अगर आप याद करो रोलिंग मोशन, रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो अपना काम हो जाएगा काफी हद तक। कि रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन में हम लोगों ने देखा था कि अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है, कोई बॉडी रोल करती है तो उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है। और उस एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आया था, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। तो ये अपने को डायरेक्टली एक्सेलरेशन बताएगा जो कि टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा, रफली टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। फॉर स्मॉलर थीटा के लिए तो क्लोज टू देयर होगा। आई की वैल्यू कितनी होती है? आई की वैल्यू सॉलिड बॉडी के लिए आप जानते हो 2/5 एम आर स्क्वायर होती है सॉलिड स्फीयर के लिए। तो यहाँ से ए कैलकुलेट कर सकते हो, जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2/5। और या फिर आपको डायरेक्टली पता हो तो और भी अच्छी बात है, 5/7 आया था जी साइन थीटा को। अच्छा, थीटा बहुत छोटा है, सिंस थीटा बहुत छोटा है तो फिर हम ए को लिख सकते हैं, ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5/7 जी इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू, अच्छा इसको अप्रोक्सीमेटली एक्स डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं मीन पोजीशन से। सो थीटा के बारे में लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स द आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस विच इज आर माइनस आर। इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज 5/7 जी एक्स डिवाइड बाई आर माइनस आर। और भी क्लोजली अगर इसको वॉच करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन है वो 5g डिवाइड बाई 7 आर माइनस आर इंटू एक्स के बराबर आ रहा है। यहाँ से ये पता चल गया ये SHM करेगा, और साथ में ये भी आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये आने वाली है। So how long or how much the time period is going to be? Is going to be 2 pi under root 7 r minus r divided by 5g. So इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का। नाउ ये SHM को आप इंक्लाइंड मोशन जैसा देख सकते हो। That's what I was
ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, और अदरवाइज आपके पास ये मेथड है, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए और सॉल्व कीजिए, आपको यहाँ से भी वही इक्वेशन अल्टीमेटली आएगी जो इक्वेशन आपने यहाँ पे ये बनाई है। और एक बार ये इक्वेशन आ जाती है तो फिर हमारा टाइम पीरियड आ जाता है। यहाँ पर माइनस साइन नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमको पता है कि ये रिस्टोरिंग नेचर का है, तो मैग्नीट्यूड केवल लिखा गया है। प्रॉपर लिखेंगे तो माइनस साइन भी लिखा जा सकता है, डायरेक्शन को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये एग्जाम में आ भी चुका है और आगे आने के भी चांसेस है। वो कभी सॉलिड स्फीयर बोलेगा तो कभी सिलेंडर बोलेगा, कभी कुछ और फॉर्मेट बोलेगा, इट हार्डली मैटर्स। आप डायरेक्टली इसको यूज कीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखिए, जिसका नाम लेता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके आंसर बता सकता हूँ। ओके, सो ये आपका एक एग्जांपल था जो एसएचएम से रिलेटेड था, और ऑसिलेशन, और ये भी ऐसा बोल लीजिए कि रोलिंग से रिलेटेड था। नेक्स्ट वी कैन गो फॉर द डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं? इसमें हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में ना भी चलेंगे, पढ़ेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ऐसा वो सिलेबस के जस्ट बाहर ही रखता है, बट फिर भी एक बार गो थ्रू करना बनता है, तो हम लोग एक बार गो थ्रू हो जाएंगे और बेसिक आइडिया क्या होता है वो तो समझ ही लेते हैं। कोई भी एक एग्जांपल पिक करते हैं, लेट्स से एग्जांपल पिक करते हैं जो स्टैंडर्ड एग्जांपल अपने पास है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। अपने पास एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक उससे कनेक्टेड है एम मास का, एंड लेट्स से कि आपने इसको ऑसिलेट करा दिया। ब्लॉक को थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं सो दैट कि इट अपीयर्स कि वो जमीन से टच करता है, और इसको अगर आप थोड़ा सा पुश करके या पुल करके छोड़ देते हैं तो ये ऑसिलेशन करने वाला है, एसएचएम करने वाला है। इसका टाइम पीरियड कितना आएगा? इसका टाइम पीरियड आएगा t इज इक्वल टू 2π√m/k, दैट्स ऑल। और क्या ये हमेशा इसी से ऑसिलेट करता रहेगा? यस। सपोज कर लीजिए आपने इनिशियली यहाँ पे रिलीज किया था, तो ये जो एक्स नॉट रहा होगा ये एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। सो आप पाते हो कि आइडियल कंडीशन में ये ए एम्पलीट्यूड के साथ चलता है, ए इधर जाएगा तो फिर ए इधर आएगा, और इसी एम्पलीट्यूड से ये इनफाइनाइट टाइम तक काम करता रहेगा, यानी कभी स्टॉप नहीं होगा। लेकिन ये आइडियलिस्टिक है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप पाओगे कि इवन दो वी आर हैविंग दिस स्मूथ, उसके बावजूद प्रैक्टिकल लाइफ में आप पाओगे कि ये स्टॉप हो जाएगा कुछ समय के बाद। क्यों? क्योंकि एयर में चल रहा होता है, एयर ड्रैग लग रहे होते हैं, रेजिस्टिव फोर्सेस लगते हैं, विस्कस फोर्सेस लगते हैं, जिसकी वजह से ये डाई डाउन कर जाता है। तो जब ये उन फोर्सेस को इग्नोर करते हैं तो थ्योरेटिकल वर्जन होता है, तो उस थ्योरेटिकल वर्जन में ये हमेशा चलता रहता है। आइडियलिस्टिकली ये ऐसा मूव करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये स्टॉप कर जाएगा। स्टॉप करने के केस में क्या होता है, क्योंकि इस पे फोर्सेस लग रहे होते हैं, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। एम्पलीट्यूड स्लोली स्लोली कम होगा और एक टाइम आएगा कि एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, तो फिर इसका ऑसिलेशन स्टॉप हो जाएगा। तो जब इस तरह की स्टोरी हो रही थी, जब ये फोर्सेस लग रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। सो ऑसिलेशन हो रहे हैं लेकिन उसमें डैम्पिंग हो रही है, दैट मींस इट इज ऑफ रिड्यूसिंग एम्पलीट्यूड। सो ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर, अगर कुछ लिखना भी अपने को, तो ड्यू टू various resistive or viscous, you can say, forces, the amplitude of an SHM decreases with time. So amplitude टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा होता है। ऐसा जब कभी हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशन, that known as damped oscillation. इससे पहले जो आइडियलिस्टिक कंडीशन थी उसमें ए को कांस्टेंट माना जाता था, क्योंकि ए वही रहता है, तभी हम लोगों ने लिखा था कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। आपको याद होगी इसकी टोटल एनर्जी लिखा गया था ई टोटल वाज हाफ के ए स्क्वायर। मैक्सिमम एनर्जी कितना होता है? हाफ के ए स्क्वायर होता है।
सो सिंस एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता था, k कांस्टेंट रहता है, इसलिए टोटल एनर्जी को हम लोगों ने क्लेम किया था कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जब कभी डैम्पिंग हो रहा होगा देन यू विल रियलाइज कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। और फिर आपसे पूछ सकते हैं कि क्या होता है टोटल एनर्जी के साथ में, तो ये ऑब्वियस भी है और मैथमेटिक्स से भी सजेस्टिव है कि टोटल एनर्जी डिक्रीज करती है, क्योंकि कुछ लॉसेस हो रहे होंगे, रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, तो एनर्जी वेस्ट हो रही होगी तो डिक्रीज करेगी। गुड, सो टोटल एनर्जी डिक्रीज होती है। फिर थोड़ा सा और डीप पे चला जाएगा और बोलेगा कि ये जो डिक्रीज होता है तो उसके डिक्रीज होने का रेट क्या है, किस रेट से डिक्रीज होता है, और अगर आपको रेट बता देगा तो फिर पूछेगा कितने टाइम के पास कितनी एनर्जी बचेगी। सो पॉइंट इज कि वो सब हम आंसर दे सकते हैं अगर हमको ये पता चल जाए कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कैसे डिक्रीज कर रहा है और किस तरह से वेरी कर रहा है। गेट माय पॉइंट। सो अपना मेन फोकस हो जाता है कि एम्पलीट्यूड कैसे डिक्रीज कर रहा होता है, या फिर इक्वेशन बनानी होगी तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं। सो उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। सो डैम्पिंग फोर्स को पहले पता करते हैं। तो जो रेजिस्टिव फोर्स है या विस्कस फोर्स उसको डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। सो डैम्पिंग फोर्स acts opposite to velocity, opposite to the direction of velocity. लॉजिकल भी लग रहा होगा कि अगर उसको वेलोसिटी को रिड्यूस करना है, एम्पलीट्यूड रिड्यूस करना है, रेजिस्टिव फोर्स है तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, एंड इट इज proportional to the velocity or the magnitude of velocity. सो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये डैम्पिंग फोर्स एक एक्स्ट्रा फोर्स हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम अ रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ओसिलेशन हो रहा है तो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा ही लगेगा, और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है दैट इज नोन एज डैम्पिंग फोर्स। उसके बारे में आपको पता चल गया तो हम डैम्पिंग फोर्स को ऐसे लिख लेते हैं, F which is resistive force or damping force is equal to, or you can call it as is proportional to V। आप D लगा सकते हो, D for damping if you want। सो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज अपोजिट हो जाएगा तो डायरेक्शन में एक माइनस भी लगा सकते हो। सो वी विल टेक दिस डैम्पिंग फोर्स एज माइनस कांस्टेंट टाइम्स V। सो डैम्पिंग फोर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एडवांस लेवल पे आता भी है तो ऐसा भी बोल सकता है कि डैम्पिंग फोर्स, या कुछ और नाम दे सकता है, रेजिस्टेंस फोर्स, और वी की कोई पावर भी बता सकता है। तो अगर वी की कोई पावर बताएगा तो फिर आपको इसका डेरिवेशन प्रॉपर करना पड़ेगा, और वैसे 99% केसेस में वो क्या करेगा कि डायरेक्टली यही बोलेगा, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला केस। तो अपने को डायरेक्टली इसको बारो कर लेना। यहाँ पर जो बी है वो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। सो बी एक कांस्टेंट की तरह है, वो बी आपको बताएगा, वेयर बी इज नोन एज डैम्पिंग कांस्टेंट। सो बी डैम्पिंग कांस्टेंट हो गया। सो अगर ये फोर्स हो गया तो फिर अगेन हम लोग F इक्वल टू ma लगाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है। काइनेमेटिक्स वाला जो पार्ट है या फिर NLM वाला जो पार्ट है वो पूरा लगाने की कोशिश करेंगे। सो अगर कोई बॉडी है जिस पर फोर्सेस को हमने को देखना है तो अपने पास कुछ इस तरह से फोर्स मिलेंगे न्यूटन्स की इक्वेशन के अकॉर्डिंग। आपको मिलेगा एक तो ये रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, दूसरा कौन सा लग रहा होगा, डैम्पिंग फोर्स लग रहा होगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। I'm just trying to draw the equation. How we can make equation? कोई डैम्पिंग ऑसिलेशन हो रहा होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू ma। सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है तो हम एरोज को हटा सकते हैं, साइन के साथ लिख सकते हैं। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है दैट इज ऑफ माइनस kx टाइप, हम लोग बात कर चुके हैं। सो इट हैज टू बी ऑफ माइनस kx टाइप। डैम्पिंग फोर्स कैसा हो रहा है, ये माइनस bv टाइप है, और ये ma के बराबर है। अपने को एक इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन है माइनस kx माइनस bv इज इक्वल टू ma। एग्जाम में कई बार बहुत सिंपल इक्वेशन बोलता है, इक्वेशन बना के देगा, बोलेगा बताइए कौन सी डैम्पिंग ऑसिलेशन की या डैम्प्ड ऑसिलेशन की इक्वेशन है। वो हम देख सकते हैं कि इस तरह की इक्वेशन होगी तो हम बोलेंगे ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और रीराइट कर सकते हैं। तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ma
इज इक्वल टू माइनस के एक्स और माइनस बी भी एम से डिवाइड कर देते तो ये बनेगा a इज इक्वल टू माइनस बी बाई एम इंटू वी माइनस के बाई एम इंटू एक्स। और भी फर्दर रिराइट करेंगे तो a को लिख सकते हैं d2x अपॉन dt2 और इधर लेके आ जाएंगे तो ये बनेगा b बाई एम, वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx बाई dt किसी भी इंस्टेंट पर। इधर इसको लेके आएंगे तो k बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन ड्रा की गई है दैट इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ x एंड t, दो वेरिएबल पर है। उससे पहले जो इक्वेशन है उस पर 3 वेरिएबल हैं x, v एंड a, तीनों एक साथ हैं। सो डिफरेंशियल फॉर्म में जनरली लोग लिख लेते हैं, कोई भी फॉर्म लिखेंगे चलेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो b बाई एम है बार बार आने वाला है, इसको एक नया नाम दे देते हैं गामा। और ये जो k बाई एम है ये भी बार बार आने वाला है तो इसको अंडर रूट लगा लेते हैं, तो अंडर रूट k बाई एम का नाम दे देते हैं ओमेगा और बेसिकली ओमेगा नॉट दे देते हैं। और ये इसको आप रीराइट करोगे तो k बाई एम की जो वैल्यू होगी वो ओमेगा नॉट स्क्वायर आ जाएगी। ये आपको एक्सप्रेशन को जाना पहचाना लग रहा होगा, तो ये वही ओमेगा है, इसलिए इसको ओमेगा को हम नाम देते हैं दैट्स अ फ्रीक्वेंसी और बेसिकली दैट्स अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मींस कि अगर डैम्पिंग नहीं हो रहा होता, रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा होता, तो आपका जो सिस्टम है वो इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा होता। तो ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट्स नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ये गामा को हम लोग डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, तो गामा डैम्पिंग से रिलेटेड है। एनीवे इसको अगर रीराइट करते तो इक्वेशन हमारे पास ऐसे आ जाएगी d2x अपॉन dt2 प्लस गामा टाइम्स dx बाई dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइम्स x इक्वल टू 0। So this equation is equation of damped oscillation। लेकिन ये जो इक्वेशन मैंने आपको बना के दिखाया है दिस इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें ऐसा नहीं कि हम t की वैल्यू रख करके x तुरंत निकाल लेंगे, क्योंकि ये उस फॉर्म में है ही नहीं, इसका फॉर्मेट अलग है, तो इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इस तरह की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना आप मैथ्स में लर्न करोगे कि डबल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन होगी तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग स्टफ है। और उसके सॉल्यूशंस आते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आता है उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। जैसे हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक का भी देखा था, सिंपल हार्मोनिक केस में क्या था, गामा 0 था, इस पे अगर गामा को 0 कर दे यानी बी को 0 कर दे तो ये टर्म चला जाएगा, तो केवल ये 2 टर्म बचेंगे। इसका सोल्यूशन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं और इसको प्रूव भी कर लिया था क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ईजी था, लेकिन इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग जाएगा। तो अपने पास कुछ ऑप्शन है, या तो मैं डायरेक्टली आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि कैसे सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता सकता हूँ। और इसको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो मेथड होता है वो काफ़ी यूजफुल होता है, तो जब मैथ्स में आप पढ़ लेंगे तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्व करने का मैं आइडिया भी दे देता हूँ, सिंस आप डिमांड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि फ्यूचर में आएगा तो आप इसको सॉल्व भी करेंगे, बट जब एक बार मैथ्स में पढ़ लेंगे देन यू विल फाइंड इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। चलेगा। सो मैं आपको शॉर्ट में सॉल्व करने की कोशिश करके बताता। अब देखो कि क्या है कि इसका दो बार डिफरेंशिएट करना है, फिर एक बार डिफरेंशिएट करना है, फिर एक्स की वैल्यू रखनी है, फिर ये 0 आना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। सो आप पाओगे कि ऐसे में फिर हम इंटीग्रेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट जाएगा, तो इसके सोल्यूशन को हम लोग गेस करते हैं कि इसका सोल्यूशन किस सॉर्ट का आएगा, किस तरह का आएगा। सो हम लोग कुछ ऐसा गेस कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a e raised to power some alpha into t। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लेट दिस इज द x कुछ इस टाइप का है। अब ऐसा गेसिंग क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक है कि कुछ थोड़ा सा हमको मैथमेटिक्स आती है, हम जानते हैं कि इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर e raised to power alpha t बना रहेगा, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तब भी ये टर्म बना रहेगा, तो ये सब सिर्फ टर्म बार बार बना रहेगा, तो फिर ये टर्म इसमें कॉमन आ जाएगा। तो फिर इसके बाद में हमको अल्फा जो अननोन है या फिर ए जो अननोन है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, इनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मिल जाती है तो फिर ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। चेक करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करें, डबल डिफरेंशिएट करें रखें, तो मैं थोड़ा सा क्विकली कर देता हूँ। सो इसको अगर आप जब 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा, ए वही रहेगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे अल्फा आएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे अल्फा आएगा, तो ई रेस्ट पावर अल्फा टी कुछ ऐसा बन जाएगा। सेकेंड टर्म कैसा रहेगा, ए रहेगा,
गामा आएगा, गामा वैसे आएगा, एक बार डिफरेंशिएट करने से अल्फा आएगा, e रेज टू पावर अल्फा टी, और लास्ट वाले टर्म में आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, और x की वैल्यू प्लेस करोगे तो a e रेज टू पावर अल्फा टी इक्वल टू 0। सो वी आर जस्ट हिट एंड ट्राई वाला पॉइंट लेके चलते हैं और इस तरह को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आप देखोगे a e रेज टू पावर अल्फा टी आपको कॉमन नजर आ रहा है, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा टाइम्स अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये तो x लिखा हुआ है, और x हमेशा 0 तो नहीं है, इसका मतलब है ये टर्म 0 नहीं है, तो फिर क्या 0 होना चाहिए? जो ब्रैकेट स्टफ है उसको 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अपने को एक अल्फा की इक्वेशन मिल जाती है, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू को 0 होने का। और अगर इसकी वैल्यू को 0 होने का तो आपको एक अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हुआ है। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है तो इसके दो रूट्स आएंगे, और आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की इक्वेशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ से अल्फा के दो आंसर्स आ रहे हैं, एक अल्फा 1 नाम दे सकते हो, एक अल्फा 2 नाम दे सकते हो। अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस बी दैट इज गामा प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज गामा स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स 4 टाइम्स ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2। एक आपको ये रूट नजर आएगा, कैसे आ रहा है वो आप समझ पा रहे होगे। और सेकेंड रूट के लिए आप लिखोगे माइनस गामा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। ये सोल्यूशन आ गया। ये अल्फा 1 और अल्फा 2 आ गया। ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ए के बारे में हम यहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे क्योंकि ए कैंसिल आउट हो गया। सो फिर अगर कोई अननोन के बारे में वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, इसका मतलब है वो कुछ भी हो सकता है। सो इसीलिए ए को बोलेंगे ए कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स ए इज एन टोटली आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बट अल्फा कुछ भी नहीं हो सकता है, अल्फा के पास ये दो ऑप्शन है। सो अल्फा कैन बी दिस ओनली। सो अल्फा कैन बी अल्फा 1 और अल्फा 2। जब कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो फिर हम कंबाइन करके एक आंसर बोल देते हैं। तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि इसका सोल्यूशन जो आने वाला है, मैं थोड़ा सा मैथ्स में ज्यादा डीप पे चला गया क्योंकि आपने इसका सोल्यूशन मांगा। इसका हम सोल्यूशन ऐसे देंगे कि इससे हमको ये कंक्लूजन मिलेगा कि x शुड बी ए रेज टू पावर अल्फा 1t प्लस बी e रेज टू पावर माइनस अल्फा, और ऐसा बोल रहा है कि e रेज टू पावर अल्फा 2t। इस तरह का सोल्यूशन उनको मिल जाएगा। सो वी विल से कि दिस इज द सोल्यूशन। अगर ये सोल्यूशन है तो अपना काम हो गया कि अल्फा 1 अपने को पता चल गया। व्हाट इज अल्फा 1? इट इज माइनस गामा प्लस अंडर रूट गामा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस गामा बाई 2 प्लस अनदर टर्म को ये 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये गामा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सिमिलरली अल्फा 2 की वैल्यू भी हमको पता होगी, माइनस गामा बाई 2 माइनस अंडर रूट गामा बाई 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर हो गया। सो ये हमारा इसका सोल्यूशन है, और उसके लिए अल्फा 1 ये है, अल्फा 2 ये। नाउ सिंस ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, आप जानते हो कि जब हम एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है, दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे, इसलिए हमारे सोल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने चाहिए। सो आप देखो कि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी आ रहे हैं, ए एंड बी दे आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अल्फा 1 अल्फा 2 आपको पता चल गया, यानी दिस इज टोटल सोल्यूशन फॉर अस। अच्छा, ये सोल्यूशन रियल भी हो सकता है और ये सोल्यूशन इमेजिनरी भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसके जो और भी रिफाइंड वर्जन्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, तो फिर केस बनेंगे। इसको 3 केस में हम लोग याद रखते हैं, तो वो केसेस क्या है वो हम बताते हैं। और अगर मैं आपको सोल्यूशन बताता तो डायरेक्टली केसेस पे चला जाता है, तो उसके बीच की स्टोरी से आपको केसेस समझने में आसानी रहेगी। तो ना, पहला केस ये है कि अगर गामा बाई 2 की वैल्यू ओमेगा नॉट से बड़ी है, गामा नॉट नहीं है, गामा है तो गामा ही रखते हैं। इफ गामा बाई 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? गामा क्या था? डैम्पिंग था। ओमेगा क्या था? नेचुरल फ्रीक्वेंसी था। तो डैम्पिंग का जो केस है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। अगर देन यू विल फाइंड कि दिस विल इंप्लाई कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2
they will be real number, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है वो पॉजिटिव आएगा, उसके अंदर वाला स्टफ वो पॉजिटिव होगा तो रियल आएगा तो ये दोनों रियल नंबर हो जाएंगे। उस समय हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि उस समय हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, देन वी नीड टू रिमेम्बर कि x की वैल्यू आती है e raised to power माइनस गामा बाई 2 प्लस इसको कोई नाम भी दे सकते हैं या फिर इसको लिख के रख सकते हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट गामा बाई 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये पूरा एक ब्रैकेट पे, और t प्लस b टाइम्स e raised to power माइनस गामा बाई 2 माइनस अंडर रूट गामा बाई 2 का स्क्वायर minus omega naught square t. So this is the solution of the case 1 where gamma by 2 is greater than omega naught. इस केस को हम कहते हैं कि इसमें डैम्पिंग ज्यादा है, नेचुरल कम है. So this is called over damping. Over damping case. तो आपसे पूछेगा कि what is the case of over damping. ओवर डैम्पिंग केस के लिए सोल्यूशन ये बनता है अल्फा 1 अल्फा 2 आपको याद रखना होगा, और इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, फिर e की पावर को अलग कर सकते हो, माइनस गामा बाई 2 को बाकी को एक साथ ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप अल्फा 1 अल्फा 2 के टर्म में याद रख सकते हो. ये लिस्ट पूछता है बट स्टिल अगर पूछेगा तो आपको ये बताना होगा. इसका जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो एक केस होगा जिस केस के बारे में बताएंगे. फिर इसके बाद में रियल लाइफ में क्या होता है उसके बारे में वो डिपेंड करता है सरफेस कैसा है, तो उसके बारे में इसका कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगा. पहले इसकी मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लेते हैं. दूसरा केस ये हो सकता है कि इफ गामा बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, इसको बोलेंगे क्रिटिकल ऑसिलेशन और क्रिटिकल डैम्पिंग. क्रिटिकल डैम्पिंग केस. व्हाई ओवर डैम्पिंग? क्योंकि इसमें डैम्पिंग का फैक्टर या कांस्टेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है. सो ब्लॉक नेचुरली करना जो चाह रहा था ऑसिलेशन, उससे ज्यादा डोमिनेट कौन कर रहा है? डैम्पिंग का फोर्स डोमिनेट कर रहा है. आइडिया क्या चल रहा है? आइडिया पे हम अगर आपको ले जाएं तो अब देखो यहाँ पर ये फोर्स बनाया गया था. कौन से फोर्स थे हमारे पास? दो फोर्स थे. एक उसको ऑसिलेशन कराने वाला फोर्स था, दूसरा डैम्पिंग कराने वाला फोर्स था. तो अगर डैम्पिंग कराने वाला फोर्स होगा यानी रेजिस्टेंस फोर्स बहुत ज्यादा होगा, तो फिर ये ऑसिलेशन का इफेक्ट कम रहेगा, जल्दी रुक जाएगा. बिल्कुल वो जल्दी रुक जाएगा, ऑसिलेशन ज्यादा नहीं कर पाएगा. तो ओवर डैम्पिंग है, डैम्पिंग ज्यादा हो रही है. अगर डैम्पिंग फोर्स कम होगा तो उसको हम अंडर डैम्पिंग बोलेंगे, और दोनों के इन्फ्लुएंस ऐसे होंगे कि दोनों की फ्रीक्वेंसीज कैंसिल आउट हो जा रही होंगी, तो वो क्रिटिकल केस होगा. सो नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज अ क्रिटिकल केस. क्रिटिकल केस किसको बोलेंगे? जब गामा बाई 2 और ओमेगा आपस में इक्वल हो गए होंगे. तो दैट्स अ क्रिटिकल डैम्पिंग. उस क्रिटिकल डैम्पिंग में फिर हमारा सोल्यूशन क्या बनने वाला वो अपने को चेक करना है. तो अपने को क्या याद रखना है? हर केस का सोल्यूशन क्या है? ओवर डैम्पिंग का ये सोल्यूशन है. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको आइडिया याद रहेगा तब भी काम हो जाएगा. और उसको उस पर क्वेश्चंस आपसे सॉल्विंग नहीं करवाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है. सॉल्विंग करवाएगा तो बहुत इजी वाला केस लेगा. क्रिटिकल डैम्पिंग आपसे पूछ सकता है, तो क्रिटिकल डैम्पिंग में ये दोनों बराबर हो जाएंगे. जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्फा 1 और अल्फा 2 कैसे हो जा रहे हैं. तो आप बोलोगे कि अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 और दोनों की वैल्यू माइनस गामा बाई 2 हो जा रही है. जब दोनों की वैल्यू गामा बाई 2 हो जा रही है तो फिर आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा कि x की वैल्यू, देन सोल्यूशन क्या बन जा रहा है? सोल्यूशन बन जा रहा है x इज इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस गामा बाई 2 t प्लस b रेज टू पावर b e रेज टू पावर माइनस गामा बाई 2 t. नाउ इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो फिर ये क्या हो जा रहा है? ये कुछ ऐसा हो जा रहा है a प्लस b e रेज टू पावर माइनस गामा बाई 2 t. नाउ a प्लस b को एक नया वेरिएबल, एक आर्बिट्री कांस्टेंट नाम दे सकते हो, c नाम दे सकते हो. तो इस केस में जो सोल्यूशन बन रहा है उसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है, जबकि अपने को क्या करना होता है? दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है. तो हम लोग फिर क्या करते हैं
कि इसको और भी जनरलाइज करते हैं, तो जब जनरलाइज करते हैं तो अल्टीमेटली क्या आंसर बनता है वो बता देता हूँ। सो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू टी ई रेस्ट पर माइनस गामा बाई 2 इंटू टी। ये फाइनल सोल्यूशन बनकर के आता है। तो कभी आपसे पूछेगा कि क्रिटिकल डैम्पिंग केस के लिए बताइए क्या करना है, या उसकी इक्वेशन कैसी आएगी, या फिर x कैसे चल रहा होगा, तो x कुछ ऐसे चल रहा होगा। So x इज इक्वल टू a प्लस बी टी। ये a प्लस बी टी कैसे आया ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि अपने को दो आर्बिट्री कांस्टेंट चाहिए थी। तो उसको जिस तरह से हम लोगों ने एक ट्राई किया, उस t के साथ मल्टीप्लाई करके ट्राई करते हैं, तो ये इसको सॉल्व करता है जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी। तो फाइनली अपना ये आंसर बनता है। ऐसा आप मैथ्स में पढ़ोगे कि हम आर्बिट्री कांस्टेंट्स को कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे जनरल सोल्यूशन बताते हैं। सो दैट्स अ जनरल सोल्यूशन, दैट्स अ जनरल सोल्यूशन फॉर ओवर डैम्पिंग, और ये वाला क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए हो गया। ये मैंने अभी बताया, ये टी कहाँ से आ गया। अगर आप टी नहीं लिखोगे तो आपके पास एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा, तो वो जनरल सोल्यूशन नहीं होता है। जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो जनरल सोल्यूशन वो होता है जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट उतने ही हो जितने बार आपने उसको इंटीग्रेट किया है। सो ये भी एक सोल्यूशन है जो हमने इससे पहले बताया, c इंटू ई रेस्ट पावर दिस, बट दैट इज नॉट अ जनरल सोल्यूशन। तो फिर उसके लिए एक दूसरा ट्रायल मारते हैं। उसके लिए ट्रायल क्या मारते हैं, जिस तरह से आपने यहाँ पर टी ही क्यों लिया, बिल्कुल सही बात है। आप देखोगे टी इसलिए लिया कि अगर आप टी स्क्वायर लोगे तो फिर हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। कौन सी ओरिजिनल इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन। और इस इक्वेशन हमको उस तरह से लेना होता है कि ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो। यहाँ पर हम थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं, यानी एक सोल्यूशन गेस करते हैं फिर उसको सेटिस्फाई कराते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने ये एक सोल्यूशन गेस किया और इसको सेटिस्फाई कराया, फिर ये रखा, फिर ये रखा, फिर यहाँ से अल्फा निकाला। यू कैन ऑब्जर्व कि वी आर डूइंग बैक कैलकुलेशन, वी आर नॉट इंटीग्रेटिंग दिस, बिकॉज उसको इंटीग्रेशन को बताने के लिए आपको मुझे पहले एक हफ्ते पढ़ाना पड़ेगा कि किस तरह से इंटीग्रेशन चलते हैं। वो मैथ्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे कि हाउ इंटीग्रेशन गोज ऑन। वहां पर भी आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करते हो, वहां पर भी सोल्यूशन आप गेस करते हो, और वो सोल्यूशन को गेस करके फिर उसको जस्टिफाई कराते हो, फिर वहां से अननोन वैल्यूज कैलकुलेट करते हो। तो जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं कि लाइक हमको जनरल सोल्यूशन आप पढ़ेंगे, कुछ जनरल सोल्यूशन होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशन होते हैं। तो जो सोल्यूशन आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के, वो जनरल होते हैं और पर्टिकुलर होते हैं। जनरल सॉल्यूशंस एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अपने को फिजिक्स में जनरल सॉल्यूशन की डिमांड होती है, दैट मींस इट शुड बी ट्रू इन जनरल। सो जब हमने इसको सॉल्व किया क्रिटिकल केस में, तो क्रिटिकल केस में क्या हुआ कि हमारा एक आर्बिट्री कांस्टेंट चला गया, तो हमारे पास केवल एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट बन रहा था। तो हमने कहा कि वो हमारा जनरल सोल्यूशन नहीं है, वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन काइंड ऑफ है। तो हमने उसको जनरल बनाने का, तो फिर हमने दूसरा ट्रायल मारा। दूसरा ट्रायल कैसे लिया, फिर आप देखोगे कि आप एक ऐसा एक्स चूज करोगे, एक्स इज इक्वल टू बी टी ई रेस्ट पावर माइनस गामा बाई 2t। इसको आप सॉल्व करोगे, आप देखोगे कि ये भी उसको एग्री करेगा, उस इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा। अगर ये करता है तो फिर हम बोलेंगे कि जनरल सोल्यूशन हमारा ही आ जाएगा। टी स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि टी स्क्वायर ट्राई करके देखा गया नहीं जम रहा है। टी अंडर रूट टी क्यों नहीं लिया, कोई और पावर क्यों नहीं लिया। सो वो इस हिट एंड ट्राइड करके इसको सॉल्व किया गया, उसके बाद आपको बताया जा रहा है। Right. और मैथ्स में जब आप पढ़ोगे तो सर आपको इस तरह से केसेस बताएंगे, देन यू कैन थिंक ऑफ कि क्यों हम ऐसा कर रहे होते हैं, और आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हो रख करके, उसको जस्टिफाई करेगा। एज लॉन्ग एज ये जस्टिफाई कर रहा है हमारी मेन इक्वेशन को, तो हम ये तो जरूर कर सकते हैं कि हाँ वो सोल्यूशन है। टी स्क्वायर करके चेक करोगे तो फिर आप देख सकते हो कि क्या इश्यूज बन रहे हैं, और भी कोई लेकर के देख सकते हो क्या हो रहा है। सो ये सोल्यूशन है क्रिटिकल डैम्पिंग का, ये सोल्यूशन है आपका ओवर डैम्पिंग का। ये दोनों केसेस बहुत ही कम पूछता है। अगर कोई पूछेगा तो ये सेकंड केस पूछेगा। फर्स्ट इज लीस्ट लाइकली, सेकंड इज लाइकली, द थर्ड केस इज द मोस्ट लाइकली। तो वो थर्ड केस के बारे में लोग बात करते हैं। केस 3, ये प्रैक्टिकल, इस पे प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये ऑब्जर्व भी करते हो ज्यादा, और ये आपको इक्वेशन भी बताएगा जिस पर बेस क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड केस क्या है कि जब ये गामा बाई 2 की जो वैल्यू है वो कम होगी ओमेगा नॉट से, यानी कि आपका जो एसएच पेंडुलम है या फिर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है वो एसएचएम करना चाहता है, लेकिन वो एसएचएम कर भी रहा है, बट स्लोली स्लोली डिक्रीज कर रहा है।
इट्स नॉट कि बहुत जल्दी डिक्रीज कर गया और स्टॉप कर गया, और नाइदर इट इज इन क्रिटिकल कंडीशन, इट इज इन दिस केस। इस केस में बोलते हैं कि दिस इज अंडर डैम्पिंग, मतलब डैम्पिंग तो हो रही है बट बहुत स्ट्रांग नहीं है, सो दैट इज अंडर डैम्पिंग। जब ये अंडर डैम्पिंग होगी तो फिर हम अल्फा 1 अल्फा 2 को कैसे पता करेंगे और उसका हमारा फाइनल आंसर क्या जाएगा वो बताते हैं। डायरेक्ट सोल्यूशन में जाने से पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारा अल्फा है, दोनों को एक साथ अगर लिखें तो कुछ ऐसा लिखेंगे, माइनस गामा बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट गामा बाई 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। Now you'll find कि since gamma by 2 is less than this, तो ये नंबर कैसा आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। सिंस ये निगेटिव आने वाला है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस गामा बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 इन द ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा बाई 2 का स्क्वायर। ये जो -1 है रूट में, आप जानते होंगे कि उसको हम आयोटा बोल देते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर बताता है, इमेजिनरी नंबर बता रहा होता है। सो अल्फा की जो वैल्यूज आ रही है वो माइनस गामा बाई 2 प्लस माइनस आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू ओमेगा। इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर आई रिफर्स फॉर स्क्वायर रूट ऑफ -1, दैट्स कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ेंगे। और ओमेगा किसको मैंने एज्यूम किया है, ओमेगा इज अ नंबर विच इज अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा बाई 2 का स्क्वायर। ये ओमेगा हमारे लिए खास इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसको हमको याद भी रखना है। ये ओमेगा है, और ओमेगा नॉट क्या है हम लोग जानते हैं, गामा क्या है हम लोग जानते हैं। सो हमारा अल्फा ये बन गया। अगर ये अल्फा बन गया तो सोल्यूशन क्या बना, तो व्हाट द एक्स इज गोइंग टू बी, एक्स आएगा ए ई रेज टू पावर अल्फा 1t प्लस बी ई रेज टू पावर अल्फा 2t। अल्फा 1 इसका एक पॉजिटिव वर्जन हो जाएगा, अल्फा 2 इसका एक नेगेटिव वर्जन हो जाएगा। सो दोनों को हमको याद रख देना चाहिए। सो एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस गामा बाई 2 प्लस आई ओमेगा इंटू टी। ओमेगा ये नंबर है, इसको हमने अलग कर लिया है, प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस गामा बाई 2 प्लस आई, और प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आई ओमेगा ब्रैकेट के बाद टी। इसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और बहुत सिंपल सोल्यूशन हमारे लिए रेडी हो जाएगा। सो ये लिखेंगे x इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस गामा बाई 2 इंटू टी इंटू ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस गामा बाई 2 टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी। फर्दर सिंप्लीफिकेशन विल लीड टू, यहाँ से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, जैसे कि ई रेज टू पावर माइनस गामा बाई 2 इंटू टी को कॉमन ले सकते थे, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, किसको, ए ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी। अगेन ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टफ है, ये भी मैथ्स का पोर्शन है, और मैं आपको शॉर्ट में बताता, और अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो फाइनल आंसर्स हैं। कैसे आते हैं वो लीस्ट लाइकली आपसे पूछेगा, बट समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ई की पावर अगर हम आई थीटा लिखते हैं, इसका मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई की पावर माइनस आई थीटा लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडिकेशंस हैं और उसके एक्सप्रेशंस हैं, सो इनको हमको यूज करना होता है। और इसके बाद में अगर जब इनको प्लेस करोगे तो यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा आएगा, तो उसका रियल वाला पार्ट लेने का, क्योंकि हम लोग रियल की बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा वाला चला जाएगा, तो ये कुछ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बी कॉस थीटा टाइप का आएगा, उसको एक नया नाम दे सकते हैं। तो हमारे पास जो ये बना हुआ है ए ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी है, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड टू सम कांस्टेंट में बी लाइक ए, और ऐसा लिखेंगे हम लोग इसको a प्लस बी, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा टाइम्स a माइनस बी
साइन ओमेगा टी। मैं उसी फॉर्मेट में लिखा सो दैट कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ और लिख रहा हूँ। आप ऊपर वाले फॉर्मूलाज को यूज कीजिए और उसके बाद इस पे रखिए, इसको एक्सपेंड कीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिए, रियल टर्म एक साथ कीजिए, इमेजिनरी टर्म अलग कर लीजिए। सो पहला जो है वो रियल है, दूसरा जो है इमेजिनरी है। नो, जो रियल और इमेजिनरी के बेसिस पर हम लोग इसको बता सकते हैं कि क्या होगा। अपने को रियल सोल्यूशन चाहिए तो रियल वाला पार्ट को कंसीडर करने का। जब हम रियल वाले पार्ट को कंसीडर करते हैं तो ये कांस्टेंट आता है a प्लस बी। अब ये a प्लस बी एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को आप कुछ नया नाम दे सकते हो, नया कांस्टेंट दे सकते हो, तो उसको हम a नॉट दे सकते हैं। तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू लेट से a नॉट e रेज टू पावर माइनस गामा बाई टू टी, और यह आएगा cos ओमेगा टी। just to make it a general solution we can have some phi so that कि वो initial condition कोई भी accept कर सके। so कोई भी initial condition accept करने के लिए उसको हम general format पे ले जाते हैं। so this is the answer or solution for under damping। ये आपको याद रखना होगा। so mostly question will be on under damping। so under damping में x का जो expression आता है वो कुछ ऐसा ही आ रहा है। अगर इसको ध्यान से देखो, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, और ये अगर आपका एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड, सो कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जो हम लोग एसएचएम के बारे में जानते हैं। लेकिन इसका जो a है वो टाइम का फंक्शन है। और अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में हम लोग यही बात कर रहे थे कि हमको ये पता करना है कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है। सो हियर वी गॉट टू नो हाउ द एम्पलीट्यूड इज वैरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि वो डिक्रीज कैसे कर रहा है, क्या वो डिक्रीज कर रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है, कितने टाइम में कितना डिक्रीज करेगा, कब इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, ऑल दैट स्टफ वी कैन टॉक नाउ। सो यहाँ तक आने के लिए थोड़ा ज्यादा मैथमेटिक्स है, और हम लोग स्किप भी कर सकते थे। जनरली लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली आंसर पकड़ लेते हैं। तो बट आपने बोला तो हम लोगों ने इसका बेसिक आइडिया ले लिया, क्या क्या जा रहा है, कुछ कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, कुछ इंटीग्रेशन जा रहे हैं, और भी मैथमेटिक्स आ रही है, उसको यूज करके बताते हैं। आपने लिखा यूलर फॉर्मेट, हाँ इसको यूलर फॉर्मूला भी बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ोगे, बहुत डिटेल में पढ़ोगे। फिर आपने कुछ और भी लिखा था, मैं देख लेता हूँ। डज दिस फॉर्मूला गिव्स द इक्वेशन फॉर एसएचएम इन डे टू डे लाइफ। यस, ये आपको डे टू डे लाइफ के लिए यूज कर सकते हो। और ये जो डे टू डे लाइफ के लिए ये यूज करोगे तो ये बहुत ज्यादा, ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक होगी। सिंपल वाला यूज करोगे तो वो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो हमेशा एसएचएम नहीं करता रहता है। सो दिस रियल लाइफ में जनरली अंडर डैम्पिंग हो रही होती है। अगर आपने सारी व्यवस्था अच्छी की है, जैसे कि फ्रिक्शन कम रखा है, एयर को कम रखा है, फिर भी आप पाओगे कि ये अंडर डैम्पिंग चल रहा होगा। ज्यादा एयर चल रही होगी या फिर ज्यादा विस्कस होगा, तो फिर आप पाओगे कि ओवर डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग भी हो सकती है। देन यू हैव रिटन सर डैम्प्ड और फोर्स्ड ऑसिलेशन से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं क्या? कम आते हैं, बट उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल पूछ सकता है, अंडर डैम्पिंग से पूछ सकता है। तो जिससे ज्यादा आते हैं वो मैं आपको इसीलिए वो एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अंडर डैम्पिंग से आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर पार्ट। फोर्स्ड ऑसिलेशन से भी आपसे पूछेगा, तो आपको उसका फाइनल सोल्यूशन पता होना चाहिए, कितना होता है, स्टैंडर्ड है, उसको आपको याद रखना होगा। कैसे आया, वो तीनों केस हम लोगों ने डील किए। अंडर डैम्पिंग के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछता है, और एज वेल एज अगर चाहेगा तो कुछ न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो क्या क्या पूछ सकता है और क्या क्या और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम समझते हैं, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये कंडीशन आपको याद रखना है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू दी डैम्पिंग कांस्टेंट गामा बाई टू। और डैम्पिंग कांस्टेंट गामा क्या होता है, बी बाई एम होता है। बी का मतलब क्या होता है, डैम्पिंग कांस्टेंट जो हम लोग ने देखा था फोर्स के लिए, और एम मास होता है। आपने लिखा फिर आप क्रिटिकल डैम्पिंग में ए प्लस बी टी लिया, और अंडर डैम्पिंग में ए प्लस बी क्यों लिखा? तो उसके पीछे मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किया, अगर आपने सुना होगा तो जमता है, नहीं सुना होगा तो फिर आप उसको रिलेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या चल रहा था, अल्फा वन और अल्फा टू बराबर हो गए थे। बराबर होने से हमारे पास जो सोल्यूशन बना था वो ये बना था, x is equal to a plus b times e raised to power minus gamma by 2t।
अगर एक कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, तो वो बेसिकली क्या बताना चाह रहा है हमको? वो हमको बताना चाह रहा है c इंटू ई रेज टू पावर माइनस गामा बाई टू टी। आप बोल सकते हो ये सोल्यूशन है। अगर मैं इतना लिखता तो आपको कोई एतराज नहीं आएगा? नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है एतराज आने के। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम चल रही है। वो प्रॉब्लम मैंने बोली। क्या प्रॉब्लम बोली? कि ये जो सोल्यूशन है, दिस इज नॉट अ जनरल सोल्यूशन। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट कैरिंग टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट. So since it is not carrying two arbitrary constants, hence we need to try some more cases. तो जब हम दूसरा केस ट्राई करते हैं तो फिर अब इसका नाम ए दो, बी दो, सी दो फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप लेके चल रहे हो। जब कभी ए प्लस बी होगा, उसको आप सी नाम दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। तो पंगा इसके साथ था कि ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट विच इज नॉट feasible for a general solution of a double differential equation. तो उसके लिए दूसरा ट्रायल किया गया। दूसरा ट्रायल क्या किया गया? इसमें टी को मल्टीप्लाई करके फिर यूज किया गया। देखा गया कि वो भी जस्टिफाई कर रहा है। फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया गया। तो जब दोनों को कॉम्बिनेशन किया तो एक कांस्टेंट ई रेस्ट पावर माइनस गामा टी प्लस दूसरा कांस्टेंट इनटू टी। अब आप इन दोनों को मिला करके सी नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो दो अलग अलग कांस्टेंट्स आ रहे हैं। इसलिए मैंने a प्लस बी टी यूज किया। और इस केस पे मैंने क्या किया है? इस केस में हमने दोनों इस केस में हमारे पास a प्लस बी आ गया था। तो a प्लस बी का नाम हमने a नॉट रख दिया। और हमारे पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे a b। ध्यान से ऑब्जर्व करें। तो हमारे पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पे चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर केस क्या बदला? यहाँ पर ये दूसरा पोर्शन कैसा आ रहा है? ये दूसरा जो पोर्शन आ रहा है वो इमेजिनरी आ रहा है। आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सम c टाइम्स cos ओमेगा t प्लस i टाइम्स d sin ओमेगा t। आई होप वॉइस आपको अभी आ रहा होगा। और यहाँ पर भी आप देखोगे कि हमारे पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, एक c है, दूसरा d है। लेकिन ये जो d है वो इमेजिनरी का चला गया। सिंस वो इमेजिनरी का चला गया, इसलिए अपने को रियल से मतलब होता है, तो हमने रियल ये बोरो कर लिया। सो मैं नट सेल में बोल देता हूँ कि ये जो गया a प्लस बी टी लिखा गया, ये सिर्फ मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है। इट्स प्योरली मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट अ फिजिकल रिक्वायरमेंट। सो ये मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से हमने को ये लिखना पड़ता है। तो आपको ऐसा बोलेगा क्रिटिकल डैम्पिंग में एसएचएम ऑसिलेशन की इक्वेशन क्या होती है? तो ऑसिलेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये है। सो दैट इज ऑफ मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट। अब एक बार रीवॉच करोगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। और आपको फाइनल रिजल्ट याद रखने हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो हम लोग अंडर डैम्पिंग के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इसके बाद आगे भी बढ़ना है। काफी टाइम दे दिया इसको। अंडर डैम्पिंग ये काम का है। इस पर एक दो बेस क्वेश्चन एक दो बार पूछा भी गया है। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर उस पर टाइप कर सकते हो। और तब तक हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो अंडर डैम्पिंग का मतलब क्या होता है कि गामा बाई टू इज लेस देन ओमेगा नॉट, या फिर ओमेगा नॉट इज मोर देन गामा बाई टू। मोर देन लिखते हैं। सो ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन गामा बाई टू। सो सोल्यूशन क्या रहता है? x की वैल्यू रहती है अपने पास a cos ओमेगा t प्लस 5। सो अंडर डैम्पिंग का ये सोल्यूशन रहता है वेयर a का मतलब क्या है? a का मतलब आप लिख सकते हो a नॉट e raised to power minus gamma by 2t, that's a. What is omega? Omega is under root omega naught square minus gamma by 2 का होल स्क्वायर। सो ये फाइनली आपको याद रखना है अंडर डैम्पिंग का केस। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये, और इक्वेशन क्या होती है? दिस इज इक्वेशन। ये इक्वेशन उसी फॉर्मेट का जो हम लोग जानते हैं, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अब इसको साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकते हो, क्योंकि 5 एडजस्ट कर लेता है कि साइन और कॉस क्या आना है। यहाँ पर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है माइंडेड, एक ए दूसरा 5। सो दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वो इनिशियल कंडीशन से निकलते हैं। हाँ, ए क्या है? ए इज नॉट अ कांस्टेंट, ए इज दिस नंबर।
that A depends on time, A itself depends on time. ओमेगा क्या है? ओमेगा ये नंबर है। तो ये अपना अंडर डैम्पिंग कंप्लीट है और ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव किया है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, अब इसका एम्पलीट्यूड अगर प्लॉट करते हैं तो एम्पलीट्यूड कैसे वेरी कर रहा होगा टाइम के साथ वो देखते हैं, ये अपना काम की बात है। सो यहाँ पर अगर हम एम्पलीट्यूड और यहाँ पर टाइम ड्रॉ करते हैं, देन यू विल रियलाइज कि t इक्वल टू 0 पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा, a नॉट होगा। t 0 करो, e रेज़ टू पावर -0 आएगी, जो कि 1 हो जाता है तो a नॉट आएगा। टाइम जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो फिर e रेज़ टू पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगा, जिसकी वैल्यू 0 को टेंड करेगी। इसका मतलब ये हायर वैल्यू से चलता है, एक्सपोनेंशियली डिके करता है और 0 की तरफ जाता है। और अगर हम इधर भी ड्रॉ करना चाहेंगे तो इधर भी ऐसे सपोर्टिंग लाइन बना सकते हैं। सो एम्पलीट्यूड इन बाउंड्रीज के अंदर रहता है। ऑसिलेशन कैसा हो रहा होता है? तो उसके लिए ऑसिलेशन के लिए क्या करेंगे, फिर ये कॉस वाला वर्जन है, तो ये पार्टिकल आपका या फिर जो ऑसिलेशन की इक्वेशन ऐसे आएगी। सो ये ऑसिलेट करेगा, एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा, ऑसिलेट करेगा, एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा, और कुछ समय के बाद आप पाओगे कि ये डाई डाउन हो गया, ऑसिलेशन खत्म हो गया। अगर ये डैम्पिंग नहीं रहा होता तो ये साइन और कॉस का ग्राफ आता है, जो कि प्रॉपर सेम एम्पलीट्यूड से हमेशा के लिए चलता रहता है। और वो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ये साइन बनेगा या कॉस बनेगा तो हमेशा चलता रहता है, उसका एम्पलीट्यूड हमेशा ए रहता है। लेकिन यहाँ पर एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह से एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, तो आप बोलोगे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। और ग्राफ कैसा दिखता है? तो उसका ग्राफ ऐसा दिखता है। ये जो है वो फाई डिसाइड करेगा कि कहाँ से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना जा सकता है, ए नॉट जा सकता है, और मिनिमम कितना होगा, 0 चला जाएगा। कितने टाइम के बाद जाएगा? इनफाइनाइट टाइम के बाद जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी, तो इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा, तो टाइम पीरियड हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फाई 0 होगा तो फिर साइन बनेगा, ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। फाई अगर आपका अगर फाई 0 होगा तो कॉस बनेगा, क्योंकि कॉस का वर्जन हम लोगों ने लिया है, तो कॉस का मतलब टॉप से स्टार्ट करेगा। फाई 90 होगा तो साइन 0 से स्टार्ट होगा। इस तरह से हम इसका इनिशियल बता सकते हैं, एज वेल एज किस तरह से वैरी कर रहा है वो बता सकते हैं। इसका टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा ये नंबर है, तो 2 पाई अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा बाई 2 का स्क्वायर आएगा। जहां भी ओमेगा नॉट के और एम से रिलेटेड है, तो वहां से आप लिंक कर सकते हो किस तरह से जा रहा होता है। आपने क्या लिखा? इधर आई नहीं आएगा ओमेगा में। हाँ, इधर आई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग रियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। एक और पॉइंट मैंने जल्दी में बोल दिया है, लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट था कि अपने को रियल सोल्यूशन चाहिए होता है, रियल, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। और आई एक इमेजिनरी नंबर होता है। सो आई वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो फिजिकल लाइफ में या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वैलिड नहीं होता है, वो केवल मैथमेटिकली वैलिड होता है। तो इसीलिए हमने ये डी वाला ऑप्शन छोड़ दिया था, ये वाला। अब देखोगे साइन ओमेगा टी वाला आई वाला कम पार्ट छोड़ दिया था। किसको पकड़ा था? रियल को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम रियल को अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं, और रियल को रियल से इक्वेट करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करते हैं। ये जो एक्स आया है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होगे तो यहाँ पर आपको इश्यू बना होगा। ये जो आएगा कुछ ऐसा आएगा, समथिंग प्लस आई टाइप्स समथिंग, जो यहाँ पे लिखा होगा दिस प्लस दिस, वही आएगा। लेकिन हम जो आई वाला टर्म है इसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इमेजिनरी है और ये रियल है। अपने को चाहिए क्या था? रियल चाहिए था। तो रियल इज इक्वल टू रियल, इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी। तो इसको हम ऐसे ऐसे कंपेयर करते हैं कि दिस प्लस आई टाइम्स 0। दूसरे वाले को 0 बोल देंगे। दूसरे वाले को 0 बोलने से क्या हो गया? ए इक्वल टू बी हो गया, ये प्रूफ हो गया। सो ए इक्वल टू बी भी हो जाता है, जिससे कि ये इमेजिनरी वाला पार्ट क्या हो जाता है? 0। तो ए और बी को हम बराबर कर देते हैं, और फिर एक आर्बिट्री कांस्टेंट लाना होता है। फिर अपने को दो आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए हमने क्या किया? एक फाई को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये फाई को। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए, ए नॉट एंड फाई। सो यहाँ पे बहुत सारा मैथमेटिक्स है, इसलिए लोग जनरली अवॉइड करते हैं, बाद में देखते हैं सोल्यूशन वगैरह, और डायरेक्टली आंसर को याद रख देते हैं। फिर भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने की कोशिश की, आप उनको फॉलो कीजिए। और जब वो मैथ्स पढ़ लोगे आप, इमेजिनरी वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो आपको आपके लिए बहुत चाइल्डिश लगने वाला है।
एनीवे यहाँ पर हम इसका ग्राफ याद रख सकते हैं और इसका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। फिर इसके बाद एनर्जी के बारे में बात करता है, तो शॉर्ट में हम इसकी एनर्जी बात कर लेते हैं कि एनर्जी कैसे डिक्रीज होती है और कितनी एनर्जी होगी। डैम्पिंग की बात चल रही है, तो एनर्जी जो होता है हम लोग जानते हैं हाफ के ए स्क्वायर होता है, मैं शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ। सो दैट इज एनर्जी, टोटल एनर्जी। ना ए की वैल्यू अपने को पता चल गई, ए क्या होता है, ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस गामा बाई 2 इंटू टी है, रख देते हैं। तो ये जो टोटल एनर्जी आपके पास आ रही है वो आएगी हाफ के किसी भी इंस्टेंट पे ए नॉट स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस गामा टी। इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का फैक्टर आ जाएगा, वो आप जानते हो 2 का फैक्टर ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डैम्पिंग ऑसिलेशन के पास ये एनर्जी रहेगी। क्या एनर्जी इसकी कांस्टेंट है? ये जो नंबर है, ये नंबर को आप ई नॉट भी बोल सकते हो। सो इसको इस तरह से लिख सकते हो कि E इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट इज द इनिशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, दैट इज मैक्सिमम एनर्जी यू कैन कॉल इट। ये हो जाएगा। और इसका भी ग्राफ आपसे पूछ सकता है कि हाउ द एनर्जी वेरीज, वेदर इट रिमेन्स कांस्टेंट और डिक्रीजेस, देन यू से डिक्रीजेस, हाउ इट डिक्रीजेस ओवर द टाइम, लीनियरली डिक्रीज करता है, पैराबोलिकली डिक्रीज करता है, क्या कर रहा होता है? तो आप बोलोगे नहीं, ये ई नॉट मैक्सिमम होता है और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। सो एक्सपोनेंशियल डिके ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, ऐसा। और उसका एक्सप्रेशन भी पता होगा। मोर ओवर आप चाहो तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी डी ई बाई डी टी, हाउ एनर्जी चेंजेस ओवर द टाइम। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये बनेगा ई नॉट और माइनस गामा e raised to power minus gamma t. So dE by dt, rate of change of energy at any instant of time, is minus gamma E naught e raised to power minus gamma t. ये जो ब्रैकेट पे लिखा गया, अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ब्रैकेट इज टोटल एनर्जी एट दैट इंस्टेंट, टोटल एनर्जी एट दैट इंस्टेंट। सो बेसिकली अपने को ये पता चलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इन डैम्पिंग ऑसिलेशन इज इक्वल टू माइनस गामा इनटू ई। इस पर बेस क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है कि एनर्जी किस तरह से जा रही होती है। और इसकी जो रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ चेंज माइनस आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो रही होती है। यस, डिक्रीज हो रही होती है। किस रेट से डिक्रीज हो रही होती है? उसी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितनी एनर्जी उस इंस्टेंट पर होती है। सो क्या रेट ऑफ डिक्रीज कांस्टेंट होता है? नहीं, रेट ऑफ डिक्रीज टोटल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जब ज्यादा एनर्जी होगी, सिस्टम के पास ज्यादा एनर्जी होगी तो फास्टर डिके करेगी, कम एनर्जी होगी तो कम डिके करेगा, तो रेट उसी हिसाब से बढ़ता है। सो इसका मैं कंक्लूजन दे देता हूँ, फिर आपका डाउट डील कर लेता हूँ, फिर ये ओवर हो जाएगा कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू total energy at that instant। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। डायरेक्टली एज सच स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है मल्टीपल क्वेश्चंस में, और इसके कंसीक्वेंस पूछे जा सकते हैं। ऐसा पूछ सकता है कि एक सिस्टम के पास ज्यादा एनर्जी है, एक के पास कम है, दोनों सेम डैम्पिंग कर रहे होते हैं, तो बताइए रेट ऑफ लॉस कब ज्यादा होगा? तो रेट ऑफ लॉस ज्यादा तब होगा जब ज्यादा एनर्जी सिस्टम के पास होगी। तो रेट ऑफ चेंज जो एनर्जी पे डिपेंड कर रहा था, एक्सपोनेंशियल डिके कर रहा होता है। इक्वेशन, ग्राफ, सारा कुछ आपके सामने लिखा गया है। और ये अंडर डैम्पिंग की कंडीशन है, माइंडेड, अंडर डैम्पिंग की कंडीशन है। ओके, आपने लिखा आधे से ऊपर, तो घायल हो गए होंगे। व्हाट डज दैट मीन? फॉर्मूला और डेरिवेशंस देख के हाँ, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, मैथ्स ज्यादा है। सर वो टी कांस्टेंट कैसे होगा? टी फॉर टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड है, तो ये कांस्टेंट कब होगा? जब ओमेगा नॉट, अब देखो इस पे क्या है ना, ओमेगा नॉट क्या था? ओमेगा नॉट एक नंबर था जिसके बारे में आप ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू जानते हो। ओमेगा नॉट स्क्वायर इज के बाई एम, के कांस्टेंट होता है, एम कांस्टेंट होता है। दूसरा गामा बाई 2 क्या होगा? गामा क्या था? बी बाई एम।
सो बी भी कांस्टेंट था, एम भी कांस्टेंट है, यानी गामा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, ये सारे नंबर कांस्टेंट हैं, तो फिर आप पाओगे कि ये टी भी कांस्टेंट हो जाता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, इसका टाइम पीरियड वही रहेगा पूरे जर्नी पे, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। अच्छा पॉइंट आपने पूछा। आपसे ऐसा पूछ सकता है कि जब डैम्पिंग हो रहा होता है, अंडर डैम्पिंग चल रही होती है, सो व्हाट हैपेंस टू द टाइम पीरियड, क्या वो डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ता है? देन यू से नो, देयर इज नो चेंज, दे रिमेन कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ता है? यस फर्क पड़ता है, एक्सपोनेंशियली डिके करता है। एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है? एनर्जी एक्सपोनेंशियली डिके करती है। रेट ऑफ एनर्जी के रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी कैसी होती है, या रेट ऑफ डिके ऑफ एम्पलीट्यूड कैसा होता है, इसका भी हम रेट निकाल सकते हैं, तो बता देते हैं। आपने लिखा पर डैम्प्ड में चेंज होना चाहिए ना, नहीं, टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, यही तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या चेंज होता है। हम लोगों ने देखा कि टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है। सो वो ऑसिलेशन में उतना ही टाइम लगाएगा जितना लगाता था एक राउंड लगाने में, लेकिन कम लेंथ कम एम्पलीट्यूड कवर करेगा, अगली बार और भी कम कवर करेगा, अगली बार और भी कम कवर करेगा, फिर और भी कम कवर करेगा, और अल्टीमेटली डाई डाउन हो जाएगा। हाँ, नेचुरल से ये डिफरेंट टाइम लेगा, क्योंकि नेचुरल केस में क्या था, केवल ये था। तो अब ये ज्यादा टाइम लेगा या कम टाइम लेगा वो बता सकते हैं कि अगर गामा 0 होता है तो फिर ये नेचुरल के बराबर आता है। गामा आ रहा है यानी कि हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में कुछ किया है, तो डिनोमिनेटर को कम किया है। अगर डिनोमिनेटर को कम किया है तो टाइम पीरियड हमारा बढ़ गया है, तो अब ज्यादा टाइम लेगा। सो टाइम पीरियड के बारे में हम इसको कैलकुलेट करके कंपेयर करके बता सकते हैं कि नेचुरल केस में जो होता है, अब केस में क्या चेंज हुआ है? यस चेंज हुआ है। क्या डैम्पिंग के केस में, उस केस में कंटिन्यूसली चेंज होता है? नहीं चेंज होता है, वो कांस्टेंट होता है। अब आपको कैसे क्वेश्चन दे सकता है कि जैसे ओसिलेशन करवाएगा आपसे, और लेट से किसी लिक्विड में पेंडुलम को रख दिया, तो लिक्विड में विस्कस फोर्स इसी तरह से लगता है, तो आप उसको बता सकते हो कि कितना कितना उसका टाइम पीरियड आएगा, किस तरह से उसकी एनर्जी डिके कर रही होगी, और बी को विस्कोसिटी कांस्टेंट से लिंक कर सकते हो। बी के बारे में मैं कुछ बोल देता हूँ। जो हमने ये डैम्पिंग फोर्स बताया था आपको, ये डैम्पिंग फोर्स, ये विस्कोसिटी वाला ही फोर्स है। आपने देखा था विस्कोसिटी वाला फोर्स कितना होता है, 6 पाई ईटा आर वी। यू रिमेंबर दिस स्टोक्स लॉ, 6 पाई ईटा आर वी। और ये ईटा और आर और ये 6 पाई सब कांस्टेंट है गिवन मीडियम के लिए और गिवन बॉडी के लिए। तो जो फोर्स है वो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वही डैम्पिंग फोर्स है, विस्कस फोर्स। और अपोजिट टू वेलोसिटी डायरेक्शन लगता है, यस। तो बेसिकली हम लोग विस्कोसिटी को यूज कर रहे हैं, चाहे वो एयर की विस्कोसिटी हो या फिर किसी लिक्विड या गैस की विस्कोसिटी हो। तो बी बेसिकली, बी को कई बार हम लोग विस्कोसिटी कांस्टेंट भी बोल देते हैं, और उसको पता कर सकते हैं। वो ईटा से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो रिलेट करके हम बता सकते हैं क्या डिफरेंस है। तो वहां से फिर अपने को टाइम पीरियड में चेंज पता चल जाएगा, बट कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी का चेंज पता चल जाएगा। ओके, आगे बढ़ सकते हैं और फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे। आप देखोगे फोर्स्ड ऑसिलेशन इससे मच 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 मोर कॉम्प्लिकेटेड है मैथमेटिकली। सो उसकी हम लोग कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, और वो उतना ज़्यादा इस एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। बट उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं एक बार ज़रूर बता देता हूँ, इक्वेशन बता देता हूँ। डेरिवेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए हम लोग कभी अलग एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, बिकॉज इट विल टेक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर और मोर देन दैट टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है मैथ्स में। सो फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में आगे बढ़ते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशन, आइडिया क्या है वो समझना आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके रिजल्ट्स क्या हैं वो समझना इम्पोर्टेंट है। रिजल्ट्स कैसे ड्राइव किए जाते हैं वो आप ग्रेजुएशन में डीप पे ड्राइव कर रहे होगे। जब आप कॉलेज पे जाओगे तो फर्स्ट ईयर में आपको ये डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन डिटेल में पढ़ने को वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वो चल रहा होता है, कैसे उसके डेरिवेशंस होते हैं। हम लोग भी कर सकते हैं लेकिन वो एक्स्ट्रा क्लास में, नॉट नाउ, नॉट नीडेड इन फैक्ट।
लेकिन क्या चल रहा होता है वो समझते हैं। अगर ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये डैम्पिंग भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपने एक फोर्स लगा दिया है, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया आपने, और ये फोर्स हमें लगा रहता है। ये फोर्स भी टाइम का फंक्शन है, और फोर्स भी जो आपका है वो कुछ इस तरह से है, एफ कॉस थीटा और साइन थीटा या साइन ओमेगा डी। कॉस ओमेगा डी या साइन ओमेगा डी का फोर्स लगाया, ये फोर्स आपने लगाया, दैट मीन्स ये एक्सटर्नल फोर्स है। इसका मतलब ये ओमेगा जो है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, ये फोर्स नहीं लगाते, डिस्टर्ब करते तो ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से काम करने वाला था। ओमेगा नॉट इज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी अंडर रूट के बाई एम, सो दैट विल बी नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स। और ओमेगा आपकी फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है। फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी या फिर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, ऐसा बोल सकते हो। सो अगर ये केस हो रहा होगा, डैम्पिंग भी हो रहा होगा, एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्स भी आप लगा रहे होगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी? मैं डायरेक्टली इक्वेशन पे आता। तो फोर्स या ऑसिलेशन कब बोलते हैं? जब कोई हम फोर्स लगा करके उसको ऑसिलेट कराते हैं। सो व्हेन ऑसिलेशन इज डन बाय अप्लाइंग अ फोर्स which is also oscillatory in nature, that means which is periodic, तो इक्वेशन बनेगी, अपने पास एक रेजिस्टेंस, ये रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, एक डैम्पिंग फोर्स आएगा, एक एक्सटर्नल फोर्स आएगा, और ये सब मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होंगे। कोई भी सिस्टम हो, स्प्रिंग ब्लॉक जस्ट एन एग्जांपल। अब इसको सॉल्व करना होगा। अब देखोगे इक्वेशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। सब एक्स डायरेक्शन में, तो इसको हम माइनस के एक्स लिख सकते हैं, इसको हम माइनस बी वी लिख सकते हैं, इसको हम एफ कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी जो दिया गया होगा वो लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एम इंटू ए बनेगा। फर्दर रीराइट करते हैं, तो ये बनेगा ए प्लस, और या फिर ए इज इक्वल टू बी बाई एम इंटू वी प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो माइनस को रखते हैं, के बाई एम एक्स प्लस एफ बाई एम कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन बन रही है। इसको अगर थोड़ा सा और रीराइट करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी डी टू प्लस, इसको हम गामा लिख सकते हैं, ये बनेगा गामा डी एक्स बाई डी टी, जो भी थोड़ी देर पहले किया था। इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, ओमेगा नेट स्क्वायर एक्स आएगा इक्वल टू एफ बाई एम कॉस ओमेगा टी। सो ये आपकी इक्वेशन है फोर्स्ड ऑसिलेशन की। आप देखोगे कि ये इक्वेशन वही है जो डैम्प्ड ऑसिलेशन में आपने देखी थी, लेकिन थोड़ा सा और लेंदी हो गई है। अब राइट हैंड साइड हमारा जीरो नहीं है, राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ टाइम, पार्डन। सो ये फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इसको सॉल्व करने के लिए और भी हमको एडवांस मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। सो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट कि वो मैथ्स क्या है। इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेंगे अभी, और उस सोल्यूशन को याद रख लेंगे। इसको अगर कोई सॉल्व करेगा मैथ्स को यूज करने के बाद, इसके भी जनरल सॉल्यूशंस आएंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आएंगे, और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मेथड से आने वाले हैं। लेकिन अगर कोई सॉल्व कर पाता है तो इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा और फाई साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सो इसका जो सोल्यूशन आता है वो ये आएगा। ना ध्यान से आपको देखना है कि कौन सा ओमेगा चल रहा है, कौन सा ओमेगा रखना है, कौन सा नहीं रखना है, ये आपको दिमाग में रखना है। कौन सा ओमेगा मैंने लिखा हुआ है, आपने ओमेगा टर्म यूज किया। ओमेगा का मतलब फोर्स्ड, इसका मतलब जो फोर्स है ना वो डोमिनेशन में है, और ये पूरे सिस्टम को अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कराएगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पर कॉस की साइन भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि फाई सब एडजस्ट कर लेता है, तो कभी यहाँ पर अगर साइन मिले तो आपको परेशान नहीं होना। दूसरा पॉइंट है ये ए अपने को समझना होगा कि क्या होगा ए, वेयर ए इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हम लोग याद रख सकते हैं। ये आएगा एफ बाई एम जो कि ऊपर था, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर
इसका होल स्क्वायर रहेगा माइनस गामा इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये आपका एम्पलीट्यूड है। थोड़ा सा लेंदी है, और अगर आप इसको ड्राइव करोगे देन यू कैन रियलाइज कि कितना लेंदी जा सकता है। सो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। क्या ये एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा? ये एम्पलीट्यूड आप पाओगे कि ये जो एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, ये फोर्स पर डिपेंड कर रहा होगा। फोर्स के ओमेगा पे डिपेंड कर रहा होगा, ओमेगा नॉट पे डिपेंड कर रहा होगा, गामा पे डिपेंड कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये इसको एक अपने पर्टिकुलर ए से हमेशा ऑसिलेट कराता रहेगा, क्योंकि ये एक्सटर्नली अप्लाइड है। और फिर आपसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम ए कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम ए कैलकुलेट करोगे तो ए की वैल्यू, इसको आप चाहो तो डिफरेंशिएट कर दो ओमेगा के रिस्पेक्ट में, और ए की मैक्सिमम वैल्यू भी निकल के आएगी। आगे चल करके आप पढ़ोगे कि एक कंडीशन होती है जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस इज अ कंडीशन व्हेन ओमेगा दिस एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम फॉर एक्सटर्नल ओमेगा। तो मैं इसको भी लिख दूंगा। अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि फोर्स्ड ऑसिलेशन के लिए कौन कौन से फोर्सेस आते हैं और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे अपीयर करती है, उसका सोल्यूशन क्या बनता है। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। उस पे ए क्या होता है? ए इन नंबर पे डिपेंड करता है। डेरिवेशन के लिए फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग मैथ्स के तरीके निकाल करके। एक आइडिया दे देता हूँ, रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है। रेजोनेंस कंडीशन, आगे इसको हम लोग वेब पढ़ने वाले हैं, तो उस पर आप इसको और देखोगे कि डिटेल में देखा जाएगा। सो रेजोनेंस कंडीशन एक कंडीशन होती है जिसपे आप पढ़ोगे कि एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। सो इट इज condition in which external frequency of force is such that the amplitude of oscillation is max। जब कभी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कंडीशन बोलने वाले हैं। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ? उस सिस्टम के पास एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। सो इन केस ऑफ रेजोनेंस कंडीशन यू विल फाइंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मैक्सिमम। तो आपको एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी इस तरह से चूज करनी होती है कि उसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ये कंडीशन जो है रेजोनेंस हो जाए, टोटल एनर्जी मैक्सिमम हो जाए, यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए। अगर इस कंडीशन को आपको निकालना है तो ये आप एज ए होमवर्क ट्राई कर सकते हो। आपको एम्पलीट्यूड पता चल गया है, अब आप ए को मैक्सिमाइज करना है। ए को मैक्सिमाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप जानते हो कि जो डी ए अपॉन डी ओमेगा निकालो, डी ए अपॉन डी ओमेगा को जीरो कर दो। जैसे आप डी ए अपॉन डी ओमेगा को जीरो करोगे, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पता चल जाएगी। दैट मीन्स ये ओमेगा कितना होना चाहिए सो दैट कि ए की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। फिर जो भी ओमेगा आएगा उसको वापस ए पे रख देने का, तो ए मैक्स निकल के आ जाएगा। ये एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हो, और आप रिजल्ट निकाल के याद रख सकते हो कि ए मैक्स का क्या वैल्यू आएगा और ओमेगा का क्या वैल्यू आएगा। आप देखोगे कि ओमेगा की वैल्यू अंडर डैम्पिंग के लिए रफली ओमेगा नॉट के बराबर आएगी। एग्जैक्टली नहीं आएगी, रफली बराबर आएगी। सो ये आप चेक कर सकते हैं, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। और अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो नेक्स्ट क्लास में बताइए, तो मैं आपको करके बता दूंगा। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एडवांस में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ए मैक्स की वैल्यू बताइए, तो फिर आपको क्या करना होगा कि ये अगर आपने सॉल्व कर रखा है तो आप डायरेक्टली यूज कर लोगे, नहीं सॉल्व कर रखा है तो आपको वहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पॉइंट इज ए डिपेंड्स ऑन ओमेगा लाइक दिस। सो ये आपका हो गया फोर्स्ड ऑसिलेशन, और उससे पहले डैम्प्ड ऑसिलेशन है जो डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, तो अगर आप 5 मिनट देंगे तो हम लोग सुपर पोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं, और उसको नेक्स्ट क्लास में भी एक दो एग्जाम्पल से बता देंगे। अभी हम लोग उसका आइडिया समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो ये लास्ट पॉइंट था, इट वाज एक्सपेक्टेड कि हम लोग इसको कवर करेंगे।
लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन में ज़्यादा टाइम चला गया अपना। सुपरपोजिशन ऑफ SHMs, बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ, बाकी एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू रिलेशन पे जाएंगे, जैसे ये अपना कंप्लीट हो जाता है, और नया रिलेशन आपका होगा वेव। सुपरपोजिशन बहुत सिंपल स्टोरी है, और ये आपको वेव पे भी यूज आएगा। वेव में और भी डिटेल में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है, या फिर ये ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, ये SHM कर रहा है। आपने एक फोर्स लगाया F1, और ये F1 आपने इसको SHM करने के लिए लगाया, रीस्टोरिंग था। तो इससे इसका टाइम पीरियड हम लोग निकाल लेते हैं, और इसकी वजह से इसका एक्सप्रेशन लेट्स आता है कि x1 इज इक्वल टू सम a1 साइन ओमेगा टी। इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा। फिर आपने एक और फोर्स लगाया F2 उसी पर साइमल्टेनियसली। अगर F2 अकेला वर्क कर रहा होता है तो उसके लिए इक्वेशन आती है a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। सो अगर हम दोनों एक साथ लगाएंगे तो फिर कौन सी इक्वेशन चूज करेंगे, x1 x2 या फिर x1 x2 का कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा? तो उसको बोलते हैं कि एक से ज्यादा SHM को सुपरपोज करना। सुपरपोज करने का मतलब वेक्टोरियली ऐड करना। सो अगर किसी भी पार्टिकल पर साइमल्टेनियसली रीस्टोरिंग फोर्सेस एक से ज्यादा लग रहे होते हैं तो उसकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं, उसको हम सुपरपोजिशन बोलने वाले हैं ना। इसमें कई सारे केस हो सकते हैं। तो सिंपलेस्ट केस है कि सेम ओमेगा आ रहा होगा और एम्पलीट्यूड अलग हो रहा होगा, तो सेम डायरेक्शन में होगा। सो एक केस के बारे में बता देता हूँ। same omega and in x डायरेक्शन। सो अगर दोनों मोशन x डायरेक्शन यानी दोनों फोर्स x डायरेक्शन में SHM कराना चाहते हैं और सेम ओमेगा से कराना चाहते हैं तो क्या होती है। सो इसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा। तो एक का x1 है a1 साइन ओमेगा टी, दूसरा x2 है a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ऐसा भी हो सकता है कि उस पर भी 5 आए, इस पे 5 आए, चलेगा। तो हम सिंपल केस को ऐसा पकड़ सकते हैं। अगर ये दो SHM हैं तो उनका रिजल्टेंट SHM क्या आता है। सो दिस इज SHM1, दिस इज SHM2। रिजल्टेंट SHM, ये रिजल्टेंट जो बनेगा वो भी SHM आएगा। रिजल्टेंट मोशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो काइनेमेटिक्स में कि अगर दो मोशन दी होंगी तो रिजल्टेंट मोशन क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। क्योंकि ये किसी भी लोकेशन, किसी भी टाइम पर पोजीशन एक फोर्स लेके जा रहा है, दूसरा फोर्स लेके जा रहा है, तो दोनों का हम सम कर सकते हैं वेक्टोरियली। अगर वो एक ही डायरेक्शन में तो इसलिए इनको इस तरह से लिख सकते हो। तो आप पाओगे कि जो x आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। सो कभी भी कोई केस आएगा तो उसके लिए हम x1 प्लस x2 कर देंगे, यही सुपरपोजिशन है। तो जब हम लोग x1 प्लस x2 को x बोलते हैं वेक्टोरियली, दैट इज नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ SHM। कई बार लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि वेक्टर एडिशन ऑफ SHMs। सो ये होगा ना। अब इसके बाद यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा लॉजिक चलता है कि इसको अगर आप ऐसे रखोगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड फील होगा। इसको हम सिंपल मेथड पे लिख सकते हैं। इसका जो भी आंसर आएगा, वो भी साइन और कॉस के फॉर्म में आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस डेल। तो जब कभी साइन के ओमेगा बराबर हो और इस तरह से टर्म्स ऐड अप हो रहे हो, नो मैटर कितने टर्म्स ऐड अप हो रहे हो, फाइनल सोल्यूशन हम ये लिख सकते हैं। ये भी एक टेक्निक है कि हम इस तरह के साइन और कॉस के फंक्शंस को ऐड करके डायरेक्टली आंसर देते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं कि ऐसा कर सकते हैं तो अपने को ए और डेल्टा जानने की जरूरत है। आप देखोगे कि ये भी बाय द वे क्या आ रही है, ये भी SHM आ रही है। इसका मतलब दो SHM सेम डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली अगर आती हैं किसी ब्लॉक पर तो अल्टीमेट मोशन भी SHM होता है। ये ऐसा थ्योरेटिकली भी आपसे पूछ सकता है, बट अपने को ये जानने की जरूरत है ये ए क्या है। आप देखोगे कि कैलकुलेशंस हम लोग प्रूव करेंगे कि जहां पर ए की वैल्यू आएगी अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos फाई। फाई मतलब जो फेज डिफरेंस था दोनों का, इनिशियल फेज डिफरेंस। आप देखोगे कि इसका जो अपीयरेंस आ रहा है कुछ रिजल्टेंट वेक्टर जैसा आ रहा है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो आपने वेक्टर्स में ऐड किया था और उसमें लर्न किया था। सो ये एम्पलीट्यूड आ जाता है। अब ये डेल क्या है, एंड डेल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि 10 डेल की जो वैल्यू आने वाली है वो
कहाँ से मेजर कर रहे हैं? ये फर्स्ट वाले से मेजर कर रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा आ जाएगा कि A2 sin phi डिवाइड बाई A1 प्लस A2 cos phi। ये दोनों रिजल्ट्स आपको वेक्टर से मैच करते हुए नजर आएंगे, और इसीलिए इसको हम नाम देते हैं कि वेक्टर एडिशन ऑफ SHMs। अच्छा, अभी अपने को क्या समझना बाकी रह गया कि इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में कैसे जंप किया गया है। What has supported us to go from that equation to this equation? कई बार लोग इसको फेजर मेथड भी कहते हैं, तो हम फेजर एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे वेक्टर्स का, उसको फेजर भी कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फेजर को लर्न करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वो फेजर्स हमको हेल्प करेंगे इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में जाने के लिए। उसको मैं अभी नहीं बताता हूँ क्योंकि आपका टाइम भी हो गया और आपका इंटरेस्ट भी थोड़ा सा, आप उतने एनर्जेटिक भी नहीं रहे होंगे अभी। सो ये जो सुपर पोजिशन वाला पोर्शन है, it will take approximately half an hour to cover in detail. So next क्लास में उसको हम लोग डिटेल में कवर कर लेंगे, फिर SHM से रिलेटेड और भी जो माइनर पॉइंट्स हैं वो बता देंगे, एंड देन नया लेसन स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम होगा वेव्स एंड साउंड। वेव और साउंड जो है वो SHM से काफी क्लोजली लिंक्ड है, इसलिए आपको एक कंटिन्यूटी नजर आएगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। और आपने जो पढ़ा है पर्टिकुलरली डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट आया उस पर। आप एक बार गो थ्रू करो, मैथ्स ज्यादा हार्ड लग रही हो तो आप उसका रिजल्ट समझ लो, बाद में जब मैथ्स लर्न कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। दैट्स ऑल। कोई और कंसर्न और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन स्टॉप हियर।